नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। ठंड बहुत है, सभी लोग अपना ख्याल रखिए। आइए शुरू करते हैं आज एक नया टॉपिक नए वीडियो के साथ। मैं अवनीश पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत उपस्थित हूँ अपने चैनल ब्रिलियंट ब्रेन जीएस के माध्यम से। और अभी तक जो मैंने वीडियो भेजे थे आप लोगों को, उनमें मैंने मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया है। उसके बाद हमने एक श्रृंखला शुरू की है जीएस के प्रश्नों की। परीक्षा संबंधी जो महत्वपूर्ण आए हुए क्वेश्चन, अन्य नए क्वेश्चन जो बन सकते हैं और जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, उनको मैंने व्याख्या सहित शुरुआत की है। मैंने उसका एक वीडियो भेजा है आपको अपने चैनल पर, आप लोग देखिएगा उसको। परीक्षा में लाभ जरूर होगा कि उसमें वही प्रश्न हम शामिल कर रहे हैं। 20 से 25 प्रश्नों की डेली वीडियो बनाएंगे लगभग, कि जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, जिनकी संभावना बहुत ज्यादा आने की है। और कुछ ऐसे टॉपिक को लिया है जो परीक्षा में आने के लिए प्रबल संभावना है, तो वो चलता रहेगा सीरीज। अब इधर है हमारा संविधान चल रहा है, मौलिक अधिकारों को मैंने समाप्त कर दिया था। इसके आगे का है भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। आइए देखते हैं नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, कैसे क्या अंतर है दोनों में। एक इस पर भी लगभग कम से कम हमें 2 वीडियो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा है। वीडियो हम छोटे बनाते हैं तो एक वीडियो में संभव नहीं है आ पाना। तो आइए देखते हैं डीपीएसपी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डीपीएसपी भी इनको बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इनका भाग क्या है, ये देखने वाली बात होगी, मैं चीज याद होनी चाहिए। डायरेक्टिव डीपीएसपी का जो भाग है वो भाग 4 है साथियों। इनका जो विवरण दिया गया है वो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में इनका विवरण दिया गया है। और इनको कहां से लिया गया है, प्रश्न ज्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। डीपीएसपी को बहुत हल्के में मत लीजिएगा, कम से कम 2 प्रश्न, लगभग 1 प्रश्न तो कंपलसरी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। वो 1 प्रश्न तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे जो नीति निर्देशक तत्व इनको कहां से लिया गया है, ये प्रश्न बहुत आता है। तो इनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। लेकिन साथियों आयरलैंड ने भी कहीं दूसरी जगह से इनको लिया है। वो कौन सा है देश, वो स्पेन है। स्पेन से आयरलैंड ने लिया और आयरलैंड से हम लोगों ने अडॉप्ट किया अपने संविधान में उसको, राज्य निर्देशक तत्वों को। तो इनका भाग 4 है, अनुच्छेद 36 से 51 में दिया गया है विवरण। और स्पेन आयरलैंड से लिए गए हैं। जी ऑस्टिन ने इन्हें संविधान की मूल आत्मा कहा है। इनको यानी डीपीएसपी को और मूल अधिकारों को मिलाकर के जी ऑस्टिन ने संविधान की मूल आत्मा कहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है हमारे संविधान के, हमारे लिए, हम सबके लिए, हमारे पूरे देश के लिए। तो इन्होंने कहा है, और इनका उद्देश्य जो है वो साथियों वो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही इनका मुख्य उद्देश्य है। नीति निर्देशक तत्वों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक यानी लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना, सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना इनका मुख्य उद्देश्य है। और ये सबसे बड़ा इनमें और मौलिक अधिकारों में अंतर ये है साथियों कि ये जो है गैर न्यायोचित है। वो न्यायोचित थे, वाद योग्य थे, मौलिक अधिकार वाद योग्य है, लेकिन नीति निर्देशक वाद योग्य नहीं है। इनके हनन पर हम इनको लेकर के, इनके हनन पर हम इनको लेकर के जो है कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट द्वारा इनको लागू नहीं कराया जा सकता। ये राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया, संविधान विधों ने इनको राज्यों की इच्छा के ऊपर छोड़ा है। इसीलिए हर जगह लगभग ये कहा गया है कि ये क्या है, राज्यों के लिए कर्तव्य होगा, राज्यों के लिए कर्तव्य होगा। लेकिन मौलिक अधिकारों में ऐसा नहीं था। मौलिक अधिकार अगर हमारे हनन होते तो उनको बहाल करने के लिए, उनको लागू करवाने के लिए हम सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों जगह कहीं भी जा सकते हैं। तो इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है। उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण और प्रकृति गैर न्यायोचित मैंने बता ही दी। सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की स्थापना इनका मुख्य उद्देश्य है। इनका जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण करना इनका बहुत जरूरी है, क्योंकि जो नीति निर्देशक तत्व है साथियों वो 3 प्रकार के हैं हमारे पास। इनमें 3 सिद्धांत झलकते हैं। ये 3 सिद्धांतों पर आधारित है। हमारे जो 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं, ये 3 सिद्धांतों पर झलकते हैं, झलक है इनमें। तो पहला है समाजवादी सिद्धांत। इसमें है कुछ जो हमारे सिद्धांत दिए वो समाजवादी विचारधारा पर आधारित है। कुछ इसी में से जो हमारे निर्देशक तत्व दिए हैं वो गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है, और कुछ उदारवादी है। तो इनको 3 भागों में बांटा गया है, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। तो आज जो है हम केवल बात करेंगे समाजवादी सिद्धांतों की।
समाजवादी सिद्धांत क्या है, क्या झलक है इनमें, उसके बाद अगले वीडियो में आएंगे तब बनाएंगे गांधीवादी और उदारवादी क्या होते हैं। तो हम बात करते हैं समाजवादी सिद्धांतों की आज, इसमें कौन कौन से हैं। उससे पहले हम आपको आर्टिकल 36 की बात बता दें। इसमें हमने आर्टिकल 36 शामिल नहीं किया है क्योंकि हम इसमें वही महत्वपूर्ण लेंगे जो परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण है, वैसे बहुत लंबा हो जाएगा। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा है साथियों। इसमें कहा गया है, जो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है वो ही 36 में भी लागू होगी। वही जो उसमें डिटेल दी गई है, विवरण दिया गया है, वही चीजें आर्टिकल 36 में भी लागू होंगी जो आर्टिकल 12 में दी गई हैं। तो मैंने आप लोगों से एक प्रश्न भी पूछा था एक वीडियो में कि राज्य की परिभाषा यानी राज्य के संबंध में आर्टिकल 12 में तो दिया गया है मौलिक अधिकारों के तहत, इनका विवरण अन्य और किस जगह पे दिया गया है, तो वो आर्टिकल 36 में दिया गया है, नीति निर्देशक तत्वों के तहत। तो समाजवादी में हम बात करते हैं आर्टिकल 38 की। सबसे पहले आर्टिकल 38 कहता है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था करेगा। कि पहले बता चुके हैं कि ये सलाहकारी है, बाध्यकारी नहीं है, इनको आदेशात्मक नहीं, इनकी प्रकृति जो है वो आदेशात्मक नहीं, इनको केवल सलाहकारी है, सलाह ही दी जा सकती है। तो उसमें सलाह दी गई है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था करेगा और इनका मकसद ही लोक कल्याण, इनका मकसद है लोक कल्याण, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना हमारे नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। तो 38 में कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था करेगा। इसमें किसी भी प्रकार का जो भी हमारे संस्थाएं होंगी या जो भी रोजगार के अवसर होंगे उनमें केंद्रीकरण ना होकर के इस तरीके से उनका समान वितरण किया जाए कि उसका सभी को लाभ हो। तो किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा, इसमें बच्चों का शोषण नहीं किया जाना चाहिए, स्त्रियों वगैरह को सबको काम दिया जाना चाहिए। इस तरीके का इसमें आर्थिक, सामाजिक और लोकतांत्रिक विकास करने की बात कही गई है इसमें व्यक्ति की समाजवादी जो आर्टिकल 38 है। इसके बाद हम आर्टिकल 39 को देखें तो इसमें कहा गया है कि राज्य स्त्री और पुरुष की जीविका के समान अवसर उपलब्ध कराएगा, यानी कि स्त्री हो या पुरुष हो सभी को आजीविका के समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए इसमें कहा गया है। ये राज्य का कर्तव्य होगा कि वो दोनों के लिए, ऐसा नहीं है स्त्री है तो उसके लिए कम अवसर और पुरुष है तो ज्यादा, यानी स्त्री और पुरुष में अवसरों की समानता में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 39 कहता है हमको, जो स्त्री और पुरुष में जो स्त्री और पुरुष में जो अवसर की जो उपलब्धता है उसमें किसी प्रकार की असमानता के लिए का विभेद करता है, ये प्रयत्न करेगा राज्य, ऐसा कहा गया है। इसके बाद इसमें एक और जोड़े गए हैं, हालांकि इसमें कई जोड़े गए हैं, मैंने मुख्य दो लिए हैं, 39 का और 39 का। तो यहाँ पे देखने वाली बात होगी साथियों, 39 का क्या कहता है, यहाँ पर एक जानकारी और दे दें। 39 का को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। अब यहाँ पे आपको पता है कि 42वें संविधान संशोधन को हम लोग हमारे संविधान के इतिहास में मिनी संविधान कहा जाता है। इतने अनुच्छेद का संशोधन किए गए थे, इतना जोड़ा घटाया गया था कि एक तरीके से मिनी संविधान बन गया। तो समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, इसमें कहा गया है समान न्याय की बात और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी, कोई भी गरीब आदमी आपने देखा होगा अगर उसको सताया जाता है, मारा पीटा जाता है और जब वो आकर के थाने में रिपोर्ट लिखाता है अपने न्याय पाने के लिए, सरकार उसको बाद में जब मुकदमा चलता है तो सरकार उसको एक वकील उपलब्ध कराती है। ये कहाँ का दिया गया है, ये इसी में दिया गया है कि निःशुल्क विधिक सहायता, उसको विधिक सहायता जो है कानूनी सहायता के लिए सलाहकार दिया जाता है, वकील दिया जाता है, वो अनुच्छेद 39 का कहता है। और उसमें ये भी कहा गया है कि समान न्याय, ये भी कहता है कि राज्यों का कर्तव्य होगा कि सभी को समान न्याय दिया जाए, किसी के साथ अन्याय न किया जाए। आइए 39 घ की बात करते हैं। इसमें एक और है, हमने लिया है टॉपिक आर्टिकल 39 घ। 39 के तहत ही है समान कार्य के लिए समान वेतन। ये बहुत बड़ा चर्चा का बिंदु रहता है, चर्चा का विषय रहता है हमेशा साथियों हमारे देश में, विशेष रूप से नौकरी को लेकर के, कि हम लोग एक ही जैसे पदों पे, बहुत से ऐसे विभाग हैं जहाँ पे एक ही जैसे पदों पर काम करते हुए अलग अलग वेतन दिया जाता है, या स्त्री या पुरुषों में वेतन कम कर दिया जाता है। पता लगा कोई स्त्री है तो उसको कम वेतन, पुरुष है तो उसको कम वेतन, ज्यादा वेतन, या एक ही ऑफिस में एक ही छत के नीचे काम कर रहे हैं तो एक समान काम करने के बावजूद एक व्यक्ति को ज्यादा वेतन और एक व्यक्ति को कम वेतन दिया जाता है। तो इसके मामले में 39 घ में कहा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन, ये 39 के ही तहत है, यानी कि ये राज्यों का कर्तव्य है कि राज्यों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना होगा, ये उनका कर्तव्य है। लेकिन ऐसा आज तक नहीं हो रहा है, विशेष रूप से अपने देश में तो नहीं हो रहा है। आप खुद देख रहे हैं बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है,
युवा घूम रहा है, पढ़े लिखे घूम रहे हैं, क्या हालत है सभी लोग जानते हैं। और समान कार्य समान वेतन तो बहुत बड़ी बात है। हालांकि राज्यों को चाहिए, राज्यों का कर्तव्य है कि वो समान कार्य के लिए समान वेतन दें, भले ही एक मिनिमम वेतन दे, लेकिन अगर उससे देगा कि असमानता दूर हो जाएगी और बेरोजगारी कम होगी, रोज रोज के आंदोलन या जो भी विरोध होते हैं वो दूर हो जाएंगे, तो इन चीजों से बचा जा सकता है। 39 का कहता है समान रूप से अगर इस टाइप का प्रश्न आता है साथियों कि समान कार्य समान वेतन का विवरण किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अगर 39 का नहीं दिया है तो हम 39 लगा देंगे उसमें। अगर 39 दिया है तो 39 उत्तर उसका सही होगा। अगर 39 घा दिया है तो 39 घा होगा। अगर 39 का घा विकल्प नहीं है, विकल्प में अगर 39 है तो समान कार्य समान वेतन, ठीक है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, स्त्री पुरुष को जीविका के समान होगा, अवसर उपलब्ध कराना, इन सब के लिए हम 39 को भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई दिया है और विकल्प में 39 दिया है परीक्षा में कि 39 आर्टिकल 39 दिया है तो हमारा उत्तर सही 39 होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 41, ये भी समाजवादी सिद्धांत है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, यानी कि इसमें कहा गया है कि कुछ ऐसी दशाएं हैं जिसमें हमें काम पाने का अधिकार है और राज्यों का कर्तव्य है कि हमको काम दें। हम अगर बेरोजगार हैं, घूम रहे हैं, हमारे पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, तो सरकार की जिम्मेदारी है साथियों कि हमको रोजगार उपलब्ध कराए। शिक्षा, हमको शिक्षा पाने का अधिकार है। अब तो हालांकि शिक्षा पाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है, लेकिन इसमें कहा गया था कि शिक्षा पाना सबका अधिकार है और राज्यों की जिम्मेदारी है कि वो व्यवस्था करेंगे कि सबको समान शिक्षा मिले। हालांकि हमारे यहाँ समान शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है, प्राइवेट और सरकारी को लेकर के, शिक्षा की फीस में लेकर के। आज भी गरीब आदमी जो भी कम पैसे वाला है वो नहीं पढ़ पाता है, पैसे वाले सीटें खरीद के पढ़ रहे हैं। जबकि एक समान शिक्षा होनी चाहिए सभी के लिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, छोटे हो, एक सिलेबस, सबसे मुख्य चीज एक सिलेबस, एक देश, एक शिक्षा होनी चाहिए। उस दिन कुछ तस्वीर और होगी देश की, लेकिन ऐसा नहीं है। शिक्षा व्यवसायीकरण हो रहा है, पैसे कमाने के लिए यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस खुल रहे हैं, उसमें जो रईस होता है उसकी सीट पहले बुक हो जाती है, जो गरीब है पढ़ लिख के जा रहे हैं उनका नहीं हो पा रहा है। क्यों? अब हो भी पा रहा है कि उनके पास इतना फीस देने के लिए पैसा नहीं होता है। तो शिक्षा और लोक सहायता, लोक सहायता मतलब किसी प्रकार की कोई सहायता जरूरत है, कानूनी सहायता की जरूरत है तो वो हमको राज्य उपलब्ध कराएगा। आर्टिकल 42 कहता है साथियों, इसी में हम अगला आर्टिकल देखें, कार्य की मनोचित दशाएं एवं स्त्रियों का प्रसूति अवकाश, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 42 में कहा गया है कि सरकार की ये जिम्मेदारी होगी कि हम जो कार्य करते हैं उसमें बहुत ही मनोचित दशाएं होनी चाहिए, हमारे अनुकूल दशाएं होनी चाहिए, बहुत ही विपरीत दशाएं नहीं होंगी जहां पे हमको कार्य करने में दिक्कत हो। तो इस तरीके की व्यवस्था करना राज्य की जिम्मेदारी होगी। और स्त्रियों को प्रसूति अवकाश दिया जाना चाहिए, ये अधिकार था, इसमें कहा गया था। हालांकि सलाहकारी है, लेकिन साथियों सभी लोग जानते हैं हम लोग कि हमारे जो भी कार्यों में, जो भी नौकरी में स्त्रियां हैं, स्त्रियां जो भी हैं, औरतें हैं, उनको प्रसूति अवकाश दिया जा रहा है। तो वो इसी के तहत दिया जा रहा है, प्रसूति अवकाश यानी मैटरनिटी लीव जो दी जा रही है वो हमारे आर्टिकल 42 के तहत ही दिया जा रहा है, उनको प्राप्त है, ये उनका अधिकार है। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 43 में। आर्टिकल 43 क्या कहता है? कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी। इसमें कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, जो काम करने वाले हैं उनको इतनी मजदूरी दी जाएगी जिससे उनका कायदे से निर्वाह हो सके, ये आर्टिकल 43 में कहा गया है। और यहाँ पर एक और जोड़ा गया है साथियों 43 का, बाद में इसमें संशोधन किया गया, यानी कोई कर्मचारी, कोई मजदूर किसी कारखाने में कार्य करता है तो यह तो कहेगा कि उसको उसके अनुसार वेतन दिया जाए। इसमें ये भी कहा गया है, आगे जब किया गया है 43 का के तहत एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। तो उसमें कहा गया है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, भाग लेना, यानी कि प्रबंधन में भी कर्मकारों को, जो भी काम करते हैं, उनको भाग लेने का अधिकार दिया गया है। इसमें कहा गया है कि उनको भी अब भाग लेना सरल हो गया है। ये 43 का में कहा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 44 क्या कहता है साथियों? सॉरी 44 नहीं है, ये 47 है, आर्टिकल 47, क्योंकि हम बात कर रहे हैं समाजवादी, ठीक है। आर्टिकल 47 कहता है पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने, लोक स्वास्थ्य सुधार हेतु राज्य का कर्तव्य, यानी कि अच्छा भोजन, हमें पोषाहार, हमारा अच्छा भोजन मिले, हम ऐसा भोजन मिले कि कोई भी, आप देख रहे हो अभियान चलते हैं, हालांकि बहुत हद तक सरकार इसमें काम कर रही है कि कोई कुपोषित ना हो, अच्छा भोजन मिले, सबका पोषाहार स्तर सबका अच्छा हो, सभी का जीवन स्तर अच्छा होना चाहिए।
किसी का भी जीवन स्तर निम्न नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा कोई नहीं हो। हमने देखा होगा कि पहले सफाई होती थी, महिला उठाने की प्रथा था, धीरे धीरे खत्म हो गई। ये जीवन स्तर से जुड़ा हुआ है कि जीवन स्तर सबका एक समान होना चाहिए, किसी को भी किसी का जीवन स्तर नीचे करने का अधिकार नहीं है। और लोक स्वास्थ्य यानी हमारा जो स्वास्थ्य से संबंधित व्यवस्था है वो भी करने का अधिकार राज्यों के पास है। यानी राज्यों का एक कर्तव्य होगा कि वो हमारे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, हमें स्वास्थ्य सुविधाएं दें अच्छी और हमारे जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्न करें। ऐसा राज्यों का कर्तव्य बताया गया है इसमें, ये आर्टिकल 47 कहता है। तो साथियों ये थे हमारे कुछ अनुच्छेद जो कि समाजवादी सिद्धांत हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो परीक्षा में आने से संबंधित प्रश्न है तो है कहां से लिए गए, आयरलैंड से। भाग कौन सा है, 4 अनुच्छेद 36 से 51, ठीक है। और ये गैर न्यायोचित है, सलाहकारी है। इसका उद्देश्य क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य यानी कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना इनका मुख्य उद्देश्य है। और इनका वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी, ठीक है। 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा है, ठीक है। और सबसे मुख्य चीज 39 में जो 3 चीजें मैंने बताई का और घा में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बाद 42 जो सहायता पाने 3-4 जो अनुच्छेद है परीक्षा से संबंधित बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको आप दोहरा लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि परीक्षा में आपके बहुत काम आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसका अगला भाग लेकर के बहुत ही जल्दी। और हमारी जो श्रृंखला चल रही है 20 से 25 प्रश्नों वाली जीएस के प्रश्न, इसमें मिक्स प्रश्न है, उनकी व्याख्या सहित जो हम आपको बता रहे हैं वो चलती रहेगी साथ में। और आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें। अगर इसमें कोई कमी है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। और जीएस की तैयारी हमारी चलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।